सकते हैं हिंदी में। हिंदी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होती है और इसमें नंबर लाना बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या होता है, जितना आप लिखोगे क्वेश्चन से रिलेटेड जितना आप लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे आपको। अब ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी भर दे। जो निबंध होते हैं, निबंध कम से कम 2.5 से 3 पेज या 2 पेज में लिख देते हो तो आपको पूरे कंप्लीट नंबर मिल जाते हैं। अब लिखने का भी एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए कि उसमें उपसार होना चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए, ठीक है। उसके जो 3-4 पॉइंट वो बना के लिखे आप, तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं। अब हिंदी में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में लिखना होता है और इंग्लिश मीडियम वालों को भी इंग्लिश में ही वो हिंदी में लिखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि साइंस में जैसे हिंदी वाले तो हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। हिंदी को हिंदी में लिखना पड़ता है, दोनों के लिए सेम है। तो आप वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। तो बच्चों देखो, आज हम चला रहे क्लास 10 के हिंदी की क्लास और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो कवि परिचय हैं उनके नाम, जो आप नोट करते हुए चलना कि इन कवियों के आपको कवि परिचय या लेखक परिचय, यह हमारा आज का पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों। अब इसमें आपको कौन कौन से कवि परिचय याद करने हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है सूरदास, दूसरे नंबर पे आता है तुलसीदास जी, अब ये इंपॉर्टेंट मैं आपको लगा रहा हूं। इनमें भी मैं आपको 2 या 3 ऐसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिनमें से दोनों, एक तो आपका इजीली छप जाएगा, दूसरा जो कवि लेखक परिचय उनमें से आएंगे, ठीक है। तुलसीदास, तीसरा है सूर्य कांत त्रिपाठी निराला, एक है महादेवी वर्मा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगले और कुछ भी है वो भी आपको हम बताते हैं। एक राम वृक्ष बेनीपुरी, क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। अगला छठा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद करते चलना मेरे प्यारे बच्चों। एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। अंतिम प्रहार कहने मतलब आप अंतिम समय में पढ़कर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो हिंदी में। एक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक है भाई साहब देव। जो देव वाला है ये थोड़ा ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है, इतने बराबर इंपॉर्टेंट है। ये तुलसीदास और सूरदास और जो इनके हैं वो देव भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देव है
जो लेखक है, ठीक है, यानी कि जो कवि है, यानी छायावाद कवियों की तरह लिखता ही है, यानी श्री कृष्ण भगवान या फिर पेड़ पौधों के बारे में इनमें लिखता है, तो देव को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। जैसे तुलसीदास जी श्री राम के बारे में लिखते हैं, सूरदास जी लिखते हैं श्री कृष्ण के बारे में, ठीक है, बाकी बिहारी। तो ऐसे आपको ना इस देव को भी अच्छे तरीके से रीड करना है, क्योंकि देव का जो जीवन परिचय है वो थोड़ा शॉर्ट भी है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड आते हैं इसमें, यानी कठिन वर्ड आते हैं, तो इसको जरूर याद करना आप, क्योंकि इसको यदि याद कर लेते हो और यदि आ जाता है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। दस ही लिखाएंगे, 10 में से आपको मिल जाएंगे मेरे प्यारे। इनमें भी इंपॉर्टेंट बता देंगे आपको। एक है जयशंकर प्रसाद जी, कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक छायावादी कवि है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। छायावादी कवि, 4 छायावादी कवि है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं वैसे क्लास में। आज मैं ऑनलाइन क्लास बता रहा हूं आपको कि एक तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक महादेवी वर्मा, एक है जयशंकर प्रसाद और एक है सुमित्रानंदन पंत। ये 4 कवि है छायावादी। यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो। और एक अंतिम कवि है, उनका नाम है ऋतुराज। क्या है? ऋतुराज, ऋतुओं पर राज करने वाला। ये 10 कवि है या लेखक है, इनमें से ही आपके जीवन परिचय या कवि परिचय या लेखक परिचय वहां बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड 2022-23 के पेपर में जो आपके कल होने वाला है, शायद है ना, जो कल होने वाला है, उस पेपर में आपको एज इट इज इनमें से छपेगा। जो भी लेखक का या कवि का या फिर इन महाकवियों में से जो जीवन परिचय हो वो एज इट इज पेपर में छपेगा। इसके बाद इन 10 के बाद कोई सा भी जीवन परिचय बाहर नहीं आएगा। दोनों जो 2 आएंगे ना आपके, वो दोनों इनमें से आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला। ये 100% गारंटी के साथ है, 100% गारंटी के साथ ये मैं लिख के दे सकता हूँ। दोनों के दोनों कवि परिचय, लेखक परिचय इन 10 के बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम, ये तो हुई कवि परिचयों की बात, ठीक है, या लेखक परिचयों की बात। अब हम किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे हम जैसे कि जो निबंध है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो निबंध है वो निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है या कौन कौन से निबंध आ सकते हैं और आप कौन कौन से निबंध वहां लिखकर पाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अब बात आती है क्या? निबंध। क्योंकि निबंध का पार्ट एक ऐसा है, लेंथी पार्ट है, बट इसके मार्क्स भी अच्छे, 5 से 6 नंबर का एक निबंध आता है। ठीक है बच्चों, तो निबंध जो ऐसा है उसमें आपको नंबर छोड़ने नहीं है, पूरे के पूरे नंबर लेने हैं। यदि आप नंबर छोड़ दोगे या फिर आप निबंध को छोड़ दो, 4 नंबर का निबंध है आपके बुक में, तो उस 4 नंबर को आपको लेना है, प्राप्त करना है। उसमें आपको एक खासियत है कि जो निबंध है उस निबंध में आपको टॉपिक यानी जो पॉइंट है वो पॉइंट भी आपको राजस्थान सरकार 2022-23 के पेपर में प्रोवाइड करेगी या देगी। उन पॉइंटों के आधार पर आपको वो निबंध लिखना है। तो सबसे पहला जो निबंध है वो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है, वो कौन सा? देखो प्यारे बच्चों, निबंध नंबर 1 निबंध कौन सा है? सबसे पहला निबंध है मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान के मेले। क्या है? राजस्थान के मेले, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे मेले होते हैं। राजस्थान के मेले, राजस्थान में बहुत सारे मेले बढ़ते हैं। कभी रामदेव जी का मेला, कभी देवनारायण जी का मेला,
कभी गोगा जी का मेला, कभी शीतला माता का मेला, कभी बाकी माता का मेला, कभी करणी माता का मेला, कभी ज्वाला माता का मेला, यानी कि मेले मेले हैं, ठीक है। कभी बाकी माता का मेला, यानी मेले चलते रहते। तो इन मेलों के बारे में आपको यदि ढंग से राजस्थान का कल्चर पता है तो आप राजस्थान के मेलों के बारे में लिख सकते हो। कभी गणगौर का मेला, जो भी आने वाला है, जाने वाला शायद गया आएगा भी, ठीक है। तो इन मेलों की एक आपके राजस्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यानी कि एक अहम हिस्सा है, और इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा भी लिख देते हो, क्योंकि आपके घर में भी ये प्रोग्राम होते हैं। कभी कभी आप भी मन ईश्वर को या भगवान को मानते हो तो आप भी जाते होंगे, ठीक है। कई मेलों का तो आपको पता, देवनारायण जी का मेला गुज्जर समाज का एक बहुत ही बड़ा मेला होता है, जो कि गुज्जर समाज में देवनारायण जी को सबसे बड़ा देवता माना जाता है, लोक देवता, ठीक है। रामदेव जी ये तो सभी का ही लोक देवता है, इसको विष्णु भगवान जी का एक अवतार माना जाता है, ठीक है। गोगा जी हुए, तेजा जी हुए, ठीक है। इन सभी अपने पपलाज माता हुई, इधर बाकी माता हुई, इन माताओं के भी मेले बढ़ते हैं। भरत जो भरतपुर में है, भरतरी बाबू, तो उसका भी मेला होता है। इन मेलों के बारे में यदि आपको अच्छी जानकारी, तो आप राजस्थान के मेलों के बारे में थोड़ा थोड़ा सभी के में से, यदि ऐसे पता, ऐसे में जरूरी नहीं है कि सभी मेलों के बारे में लिखें। आपको यदि ढंग से 5 मेले भी याद है तो 5 मेलों में से भी उठा के आप छोटे छोटे टॉपिक लिख आते हो तो आपके मार्क्स वो 4 में से 3.5 या 4.5 नंबर आपको आराम से दे देगा। और यदि आप अंडरलाइन कर करके लिख के आते हो, सिस्टमेटिक तरीके से करते हो, काटापीटी नहीं करते हो, यदि गलती भी हो जाती है बाई चांस, तो एक लाइन खींच दे से ऐसे ऐसे करोगे तो उसकी जो नजर है वो उसी पर ही जाएगी। जब उस पर जाएगी तो फिर वो ढंग से चेक करेगा, और ढंग से चेक करेगा तो तुमको पता ही क्या होता है, तो ये होता है। तो आपको यानी काटापीटी नहीं करनी है। दूसरी बात, यदि गलती हो जाए तो एक लाइन खींच दो, बस वो समझ जाएगा। और आपको सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करना, तो आपके 4 में से 4 नंबर कहीं नहीं काटेगा, वो पूरे नंबर देगा आपको। अब इसके आपको, अब राजस्थान के जो मेले हैं इसके आपको क्या दे रखे, पॉइंट भी दे रखे हैं, और वो पॉइंट आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। देखो भाई, इसमें आपको जो पूरे के पूरे जो है वो दे रखे हैं। मेलों का सांस्कृतिक महत्व भी दे रखा है, मेलों का आर्थिक महत्व, यानी मेलों का आर्थिक महत्व क्या होता है, राजस्थान के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं इनके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। उक्त मेलों की पौराणिक कथाएं लिख सकते हो, यानी इनकी पौराणिक, यानी पुराने समय से जो कथाएं चलती हुई आई वो कैसी है, तो ये सभी आपको लिख सकते हो। तो यदि ये पॉइंट में आपको लिखा, आप बोलो तो लिखाऊं, अन्यथा मैं सिर्फ टॉपिक रख दूं, तो मेलों के पॉइंट नहीं लिखाऊं, तो ऐसे चलते हैं बना ना। यानी राजस्थान के मेले पहला नंबर हो गया, ये आप लिख सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि ये लिखना आपको, आप पहला पॉइंट लिख सकते हो प्रस्तावना। दूसरा लिख सकते हो कि राजस्थान के मेलों के सांस्कृतिक महत्व, ठीक है। तीसरा आप अपने मन से लिख सकते हो कि राजस्थान के मेलों की पौराणिक कथाएं, राजस्थान के मेले क्यों जरूरी है, अपने मन से पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। और लास्ट में लिख सकते हो उपसार, यानी 5 पॉइंट हो सकते हैं आपके, और आप इस तरीके से लिख के आ सकते हो, तो आपके पूरे में से पूरे 4 नंबर मिलेंगे, आपका कोई नंबर काटने वाला नहीं है, ठीक है। अब अगला कौन सा है, अब अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो अगला है वो बहुत ही सिंपल सा होगा शायद, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगला देखो भाई, एक है मेक इन इंडिया, दूसरा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, तो मेक इन इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया का आरंभ और उद्देश्य क्या है, ठीक है। मेक इन इंडिया के फायदे क्या है, मेक इन इंडिया के कैंपेन का है, और फिर उपसार, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगला जो है वो है कंप्यूटर शिक्षा का महत्व क्या है, तीसरा जो निबंध है वो क्या है, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, कंप्यूटर
शिक्षा का महत्व। चौथा कि विज्ञान के बढ़ते कदम, कि विज्ञान जो हमारा, तो उसके कदम कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विज्ञान की वजह से हम चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, नए नए परमाणु बम बना लिए, नए नए राफेल खरीद लिए, ठीक है। यानी कहने का मीन्स ये है कि विज्ञान की तरक्की इतनी हो गई है कि आज के समय में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी तरीके से, डिफेंस में हम बहुत ही आगे बढ़ गए हैं। तो विज्ञान के बढ़ते कदम क्या है, विज्ञान के बढ़ते कदम, ये भी भाई मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध। अगले देखो भाई प्यारे बच्चों, अगले जो है वो है क्या क्या, सबसे पहला जो है कि दहेज अथवा समाज का अभिशाप या दहेज प्रथा। क्या है, दहेज प्रथा। पांचवा है, ये वेरी मोस्ट है क्योंकि अपने राजस्थान में ये कल्चर बन गया है कि लड़की वालों से दहेज लेना है लड़के को, या फिर कि पैसे देंगे तो शादी करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, यानी दहेज प्रथा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, दहेज प्रथा। ये मिल सकता है आपको, एज इट इज मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये मिल सकता है भाई। एक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। अब राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कौन कौन से हैं, रामदेव जी हुए, देव नारायण जी हुए, ठीक है, बर्तरी बाबा हुए, ठीक है, और जैसे गोगा जी हुए, तेजा जी हुए। तो ये बात राजस्थान के हमारे प्रमुख लोक देवता है, ना कि इसने लोक देवी पूछा है। ओनली फॉर आपको लोक देवताओं के बारे में ही लिखना है, लोक देवियों के बारे में नहीं लिखना मेरे प्यारे बच्चों। ओनली फॉर इस क्वेश्चन पढ़ना है, आप लोक देवी करणी माता को इसी में डाले, बाकी माता को इसी में डाले, जमुआई माता को सब में इसको इसमें नहीं डालना है, ओनली फॉर लोक देवता, ठीक है। यानी कि जो पुरुष है उन्हीं के बारे में लिखना है आपको। अगला देखो भाई, अगला कौन सा है, अगला बहुत ही सिंपल सा है, छोटे छोटे हैं, आपको ज्यादा नहीं लिखाएंगे, हम कम ही लिखाएंगे, तो इनके अंदर से आपके ये मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है भाई स्वच्छ भारत अभियान। अगला कौन सा है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। आपको वहां 4 निबंध आएंगे, आपके वहां कितने आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वहां आपके 4 निबंध आएंगे। आप चारों में से कोई सा भी एक लिख के आ सकते हो, और उन चारों में से आपको चारों निबंध इन्हीं में से मिलेंगे, और इन्हीं में से आपको एक करके आ जाना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नजरों में से निकाल लेना, कई निबंध तो ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान के मेले आप पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, मन से लिख के आ सकते हो आप। मेक इन इंडिया में थोड़ी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट किया, उस जिले का नाम क्या था, उस राज्य का नाम क्या था, तो इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, तो कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर आपके जीवन में क्या क्या काम आ रहा है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो कि हम इससे आगे से ये कोर्स कर सकते हैं, टेली का कोर्स कर सकते हैं, हम इसमें मूवी देख सकते हैं, हम इसमें गेमिंग खेल सकते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान की कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हैं, अन्य क्रियाकलाप भी देख सकते हैं, जो नहीं देखने चाहिए वो भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कंप्यूटर से आप किसी का रिजल्ट निकाल सकते हो, कंप्यूटर से आप किसी का फॉर्म भर सकते हो, तो ये चीज आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, आपके अलावा आपके शिक्षा में काम आता है, आप इससे पढ़ाई भी कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो, तो ये आपके काम आने की चीजें, यानी इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं।
दूसरा जो विज्ञान के बढ़ते कदम है, इसमें भी भाई विज्ञान किस चीज में तरक्की कर रहा है, रॉकेट बना रहा है, चंद्रमा पर पहुंच रहा है, मंगल पर पहुंच रहा है, चंद्र पर मंगल है उसके ऊपर जीवन की खोज हो रही है। तो ये चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कि नए नए परमाणु बम बना रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का आधार पर नई नई जो स्पीड से चलने वाली बसें तैयार कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी गाड़ियां बना रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी कारें बना रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी की एक राफेल विमान में ये खरीद रहा है, ठीक है। तो ये सभी आप इसमें लिख सकते हो, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। दहेज प्रथा आप लिख सकते हो कि गांव में आज भी दहेज लिया जाता है। दहेज क्यों लिया जाता है कि जो लड़की होती है उस लड़की के साथ में यदि 10-15 लाख रुपए या फिर 1-2 लाख रुपए जो भी उस लड़की के घर वालों से बनता है या उसके पास जितना है वो जितने देने की उनकी कैपेसिटी है तो वो उतना दे, उसे बोलते हैं दहेज। लेकिन इस दहेज को आज के समय में नहीं लेना चाहिए, ये एक पौराणिक कथा है, आप लिख सकते हो इसमें कि ये गांव से स्टार्ट हुई, ये रूढ़िवादी कथा है, अब हमें इसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब धीरे धीरे शिक्षा का विस्तार हो रहा है और जब शिक्षा का विस्तार हो रहा है तो इसे भी बंद कर देना चाहिए। जैसे पहले एक और चलती थी कि जो लेडीज है वो लेडीज क्या है या महिलाएं हैं वो क्या करती थी कि घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज के समय में महिलाएं तो फौजी है, महिलाएं लोको पायलट है, महिलाएं एयरलाइंस उड़ा रही है, ठीक है, महिलाएं बाहर काम कर रही है, शिक्षा में महिलाएं बढ़ा रही है आगे से ज्यादा। तो कहने का मीन्स ये कि बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। तो चेंज ये भी होना चाहिए कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन आजकल के जो शिक्षित जो पुरुष है जो थोड़ी सी नौकरी लगी लाओ भाई तभी शादी करो, 15 लाख रुपए दो या फिर गाड़ी दो 4 व्हीलर या फॉर्च्यूनर, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम है। तो आजकल तो भैया पैसे की माया है, क्या की माया है, पैसे की, पैसा है तमाशा देखो। आजकल में जिम आते जिसमें भी जो नए नए पकवान बनाते हैं खाते कोई नहीं, बर्बाद जाता है, प्लेट में भर लेते हैं और पटक देते हैं। जितना खाओ, जितना पेट में आए उतना ही खाओ ना, या जितना खा सको उतना ही डालो, ठीक है। दूसरी ये बात ये है कि लड़की वालों को बर्बाद करके आना, सीधी सी बात ये है। अब वहां तो प्लेट के पैसे लगते हैं भाई साहब, ठीक है, प्लेट के पैसे लगते हैं, लेकिन बात यहाँ ये होती है कि सामने वाला खाने से इनमें तो पैसा लग रहा है, साथ में 20-25 लाख रुपए आप और लेके जा रहे हो गाड़ी के। एक लड़की दे रहा है आपको जिसको 20-25 साल तक उसने पाला पोसा, अपने एक जिगर का टुकड़ा निकाल के दे रहा है आपको, फिर भी आप उससे 20-25 लाख रुपए मांग रहे हो। बताओ, यदि ऐसा ही पहले होता था, लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया कि आपको छोटी मोटी नौकरी लग जाएगा ना तो लड़के शादी नहीं करते, उनको तो पहले दहेज चाहिए होता है। लड़के क्या बोलूं ना, माता पिता को यही बोलते हैं मेरे बेटे की शादी करो पैसे वाली से, जो दहेज भी आए। ये नहीं देख रहे कि अपनी बहू आ गई, अच्छे गुणों की आ गई, संस्कारी आ गई, अपने घर को जोड़ेगी, अपने वंश को बढ़ाएगी, ये नहीं देखते, बस पैसा देखते हैं, ठीक है। राजस्थान के लोक प्रमुख लोक देवता, जो राजस्थान के लोक देवता उसमें भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, 2, 3, 4, 5 लोक देवताओं को याद है, आप लिख सकते हो आराम से। अगला स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कब लागू किया था ये आपको लिखना है। दूसरी बात, स्वच्छ भारत अभियान से क्या क्या आपको फायदे हो रहे हैं या फिर और आप इसमें क्या क्या और अच्छा निकाल सकते हैं और अच्छे। स्वच्छ भारत अभियान से आप गली मोहल्ले आपके आसपास में वो भी है उसको कैसे साफ रख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें उपसार में आप पूरा लिख सकते हो कि हमने किस किस को सफाई कर लिया, हमारा राजस्थान कौन से नंबर पे है, अपने राज्य के बारे में लिख सकते हो, हमारा भारत कितना डेवलप हो चुका है, हमारे भारत में कितनी स्वच्छता हुई उसके बारे में आप लिख सकते हो। अगला जो है वो है 8वें नंबर का और वो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी बेटियों को बचाना भी है और पढ़ाना भी है। नहीं तो पहले के जो जमाना आ गया उसमें तो क्या
पेट में ही मार देते थे, अभी मारने लगे, वो चेक करने वाली सिस्टम मशीन आ गई, इससे पेट में चेक कर लेते हैं घर में कि लड़की है लड़का है, लड़की है तो वहीं खत्म, हटा गोली दे दी। यानी कि आजकल के माता पिताओं की जो दिमाग की जो साइकोलॉजी है वो ये बैठी हुई है कि लड़की तो कुछ नहीं करेगी। अरे भाई लड़कों से ज्यादा अच्छे काम लड़कियां कर रही है आज के समय में। तो आज के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे लड़की हो गई लड़कियां लड़कों से कम है क्या? लड़के तो फौजी बनने में भी डर लगता है, लेकिन लड़कियां फौजी बन रही है, लड़कियां एरोप्लेन चला रही है, लड़कियां शिक्षा दे रही है टीचिंग में, और लड़कों से 10 गुना बेहतर अच्छी शिक्षा दे रही है। ठीक है, तो लड़कियों का एक क्रेज होना चाहिए, बल्कि ना कि लड़कियों को मारा जाए, लड़कियों को लड़कों के बराबर सम्मान मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये सभी आप युवा पीढ़ियों के साथ ही होगा। यदि आप युवा पीढ़ी संभल कर चलोगे, आप युवा पीढ़ी यदि लड़कियों का सम्मान करोगे तो ये जरूर होगा। अब देखो बच्चों, एक है नारी सशक्तिकरण, यानी नारी का एक सशक्तिकरण कैसे हो सकता है। नारी सशक्तिकरण कि नारी का जो एक पावर है, शक्ति है, यानी नारी में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, नारी के बिना कुछ नहीं होता है। यदि ऐसा हो सके तो बताओ, बिना नारी के आप उसको बढ़ा के बता दो। ठीक है, यानी नारी में बहुत ही ज्यादा पावर है। अगला है राजस्थान के त्योहार। तो राजस्थान के त्योहार आप लिख सकते हो, या मैं लिखना उचित नहीं समझता, क्योंकि इसमें रामदेव जी है, गोगा जी है, तेजा जी, देवनारायण जी है, या फिर राजस्थान में दीपावली हुई है, होली हुई, मकर संक्रांति हुई, रक्षाबंधन हुआ, तो ये सभी आराम से आप लिख सकते हो। या फिर शीतलाष्टमी हुआ, जन्माष्टमी हुआ, ये आप राजस्थान के त्योहार में लिख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला है 21वीं सदी का भारत। कौन सी सदी का? 21वीं सदी का, 21वीं सदी का भारत मेरे प्यारे बच्चों। तो 21वीं सदी में क्या क्या चेंज हो गया? 21वीं सदी का भारत, ये आप लिख सकते हो कि 21वीं सदी में क्या क्या चेंज हुआ है। इस समय में हमारे भारत में कितना चेंज हो गया, पहले कैसा था, पहले राजा महाराजा राज करते थे, आज के समय में कैसा हो रहा है, या क्या क्या चेंज हो चुका है, तो ये आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत ही सिंपल वे में ही है, यदि आप इनको याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। एक और है, वो है बाल विवाह। बाल विवाह, अभिशाप। बाल विवाह एक अभिशाप। एक आप ये भी कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे 11 हो चुके हैं, 1-2 और दिखा देते हैं आपको, इनके बाद आपके नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपके नहीं आएगा। एक है राजस्थान में बढ़ता जल संकट। एक क्या है? राजस्थान में बढ़ता जल संकट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और एक अंतिम आज का जो निबंध हम निकाल रहे हैं वो देखना प्यारे बच्चों कि वो क्या कहता है। नशाखोरी, क्या है? नशाखोरी। नशाखोरी एक
सामाजिक अपराध कि जो नशा करते हैं या जो गुटखे खाते हैं, ये एक क्या है, सामाजिक अपराध है और इसे आपको रोकना चाहिए। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो, हमें कैसे कैसे रोके, क्या क्या हम करें कि ये रुक जाए या फिर कोई भी नशा ना करे। तो ये कौन कौन से हैं ये आप लिख सकते हो। एक और लिख सकते हो आप कि जीवन में खेल कूद का महत्व। तो एक लास्ट है यहाँ 14, जीवन में खेल कूद का महत्व, ये इंपॉर्टेंट है। ये 14 मैंने आपको जो लिखाए हैं निबंध, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है। इन्हीं में से आपको 4 निबंध वहां मिलेंगे और उन 4 में से आपको एक मान लिख के आना है और इतने अच्छे तरीके से लिख के आना है कि एग्जामिनर यदि आपकी कॉपी चेक करे तो पूरा पढ़ने की उसे आवश्यकता ही ना पड़े, देखते ही नंबर दे दे। पहले तो पूरा टॉपिक लिखना सिस्टमेटिक तरीके से पूरा, यानी पहले जो निबंध है उसका नाम लिखो, फिर उसमें 5 यानी ऐसे लिखो रूपरेखा, रूपरेखा में 5 पॉइंट लिखो, फिर लिखो नंबर 1 प्रस्तावना, फिर उसके सामने लाइन पूरी छोड़ दो, उससे नीचे से स्टार्ट करो काम करना, फिर दूसरा पॉइंट लिखो, फिर उसके उस लाइन को पूरा छोड़ दो, फिर उसके नीचे से लिखो। यानी सिस्टमैटिक तरीके से यदि आप वर्क करते हो तो आपको 4 नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। आपका 1/4 मार्क्स की कोई लेस नहीं कर सकता, ये भी गारंटी है और 100% गारंटी के साथ है। इन्हीं 14 में से आपके 4 निबंध आएंगे और उन 4 में से आपको एक निबंध करना है जीवन में। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो आज हुई हमने पहले लेखक परिचय या कवि परिचय या जीवन परिचय के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने निबंध के बारे में डिस्कशन किया। अब हम आपके लिए एक डिस्कशन और करेंगे, वो डिस्कशन है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, उन सबको या उन सब के बारे में या उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे कि वही क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड 2022-23 का जो पेपर कल आने वाला है उसमें आपको एज इट इज छपा हुआ मिले, एक शब्द भी चेंज नहीं हो। तो वो मैं आज आपको शायद 10 क्वेश्चन या 10 से कम या 10 से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज्यादा लिखा दूं, तो वो आप याद कर लेना। फिर हम थोड़ा बहुत व्याकरण के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे इसी क्लास में, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, तो अब हम कराएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न, जो कि बड़े बड़े प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? बड़े प्रश्न, यानी कि कहने का मीन्स 3 या 4 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन, जिसमें 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है लक्ष्मण व परशुराम के मध्य। पहला क्वेश्चन आज का, लक्ष्मण एवं परशुराम, लक्ष्मण एवं परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित लिखिए। ये सभी प्रश्न 3 नंबर के, अंक कितने हैं? 3 नंबर के प्रश्न ये सभी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
तो ये सभी प्रश्न 3 नंबर के हैं और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वो क्या है, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। लिखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बड़े आपको एज इट इज मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, इन्हीं में से आएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें करते थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य मुखरित हो उठी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने 3 क्वेश्चन लिखा दिए और भी हम लिखवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं क्वेश्चनों को याद करना है, अन्य क्वेश्चनों को भी याद करना है, बट इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन छपने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कि आप निबंध कर लिए, कभी परिचय लेकर परिचय कर लिए, ये कर लिए हो गए पास, परसेंटेज बनानी, छोटे छोटे क्वेश्चन और भी याद करने हैं, ठीक है। तो आपको यानी पूरा याद करना है और आज का तो मार्केट में जो बेस वर्क है उस बेस वर्क को यदि आप अच्छी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है और क्वेश्चन को करते हुए चलना है। तो देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है शीला अग्रवाल कौन थी। क्वेश्चन नंबर 4, शीला
अग्रवाल कौन थी और मनु भंडारी मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक बच्चों, तो हमने 4 क्वेश्चन लिखा दिए और भी हम लिखवा रहे हैं। इनको आप अच्छी तरीके से याद करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मीन्स ये है कि आपको ये अच्छे मार्क्स दिलाएंगे या अच्छे नंबर दिलाएंगे। अगला देखो भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है नौबत खाने में इबादत नामक पाठ का संदेश स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको उसे याद जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों से आप नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई अगला क्वेश्चन है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल, यानी पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो मेरे पहले बच्चों कि क्या है या क्या कहता है हमारे से, क्या पुटअप कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है अट नहीं
नहीं रही है कविता का मूल भाव, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, या इसी में ही आप लिख सकते हो इसका अथवा छाया मत छूना, छाया मत छूना, कविता का सार तथा संदेश को स्पष्ट कीजिए। नोट करते हुए चलना मेरे प्यारे बच्चों। साथ ही साथ अब हम अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे हिंदी व्याकरण के एक अलग टॉपिक के ऊपर। तो देखो प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसमें लिखना है भगत के बेटे। आपको मैं टोटल क्वेश्चन 10 ही दिखाऊंगा, उन 10 में से आपको मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन, कोई से नहीं। ठीक है भाई बच्चों, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी का ही है, यानी इससे अलग नहीं है। अथवा में इसका वो क्या है, देखो अथवा एक क्वेश्चन है, नेताजी के अनुसार सॉरी लेखक के अनुसार नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा 10वां आज का। कौन सा है? 10वां अंतिम क्वेश्चन आज का। यानी कहने का मतलब ये बुक से रिलेटेड, फिर उसके बाद यदि हम करेंगे तो हम व्याकरण का टॉपिक लेंगे एक, और व्याकरण में कुछ डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, कन्यादान
कन्यादान, कविता में कवि ऋतुराज ने मां की सीख द्वारा क्या संदेश दिया है, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से आज मैंने आपको जो इस वीडियो में है, जो कवि परिचय, लेखक परिचय या जीवन परिचय तथा निबंध एवं जो बड़े बड़े जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया। तो मेरे को आशा है कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर इन जो 3 क्वेश्चन आएंगे निबंध के या कवि परिचय या लेखक परिचय या जो 2 क्वेश्चन निबंधात्मक आएंगे उनके मार्क्स या इन क्वेश्चनों को आप छोड़ के नहीं आएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना पेपर देंगे। तो आप सभी को जो राजस्थान बोर्ड 2022-23 का कल पेपर देने वाले हिंदी का, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो आप अच्छा पेपर करके आना, अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबरों के सॉल्व करके आना और बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इस पेपर को देना, जिससे कि इस पेपर से आपके जो मार्क्स है वो आगे ग्रोथ करेंगे। तो आप सभी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का या इन क्वेश्चनों का लाभ मिल सके और वो भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।